वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में एक नया एआई आ चुका है जिसका नाम है डीपसिंक, जिसकी मदद से आप और इनोवेटिव और क्रिएटिव चीजें कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और अनलिमिटेड। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीपसिंक के टोटल एआई कोर्स के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो उसका टाइम स्टेप मैंने नीचे दे रखा है, आप जाके उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वो चीज देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार। इस व्याख्यान में आपका स्वागत है, जहां हम देखेंगे कि डीपसीक में कैसे लॉग इन किया जाए और विभिन्न विकल्प क्या उपलब्ध हैं। इसलिए डीपसीक अचानक बहुत लोकप्रिय हो गया है और यही कारण है कि कुछ प्रतिबंध हैं जो डीपसीक ने पेश किए हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि आप इस संदेश से देख सकते हैं, डीपसीक सेवाओं पर बड़े पैमाने पर दुर्भावनापूर्ण हमलों के कारण पंजीकरण व्यस्त हो सकता है। इसलिए यदि आप पहले से ही डीपसीक में उपयोगकर्ता नहीं हैं, तो आपको पंजीकरण करना और नया उपयोगकर्ता बनाना मुश्किल हो सकता है। आइए कोशिश करें कि अगर हम नया यूजर बनाने में सक्षम हैं। हम फरवरी के पहले सप्ताह में 2025 की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सिस्टम बहुत व्यस्त है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, लेकिन चलो इसे आजमाते हैं। मैं गूगल के साथ लॉगिन करने और अपना खाता चुनने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मेरा नया उपयोगकर्ता बनाया गया है। अति विस्मयकारी। मैंने सोचा कि इसमें समय लगेगा या मुझे कुछ त्रुटि मिल सकती है, लेकिन मैं भाग्यशाली रहा। तो आपको भी इसे आजमाना चाहिए यदि आपके पास पहले से कोई खाता नहीं है। ठीक, तो यह स्क्रीन है, चैट जीपीटी स्क्रीन के समान। बाईं ओर आपके पास अपना चैट इतिहास है और फिर आपके पास यह संकेत है जहां आप विभिन्न चीज़ों को आजमा सकते हैं। यहाँ उल्लेखनीय बातें: क्या मॉडल उपलब्ध हैं? चैट जीपीटी में आपके पास एक ड्रॉप डाउन है जहां आप चुन सकते हैं कि किस मॉडल का उपयोग करना है। हालांकि मौजूदा मॉडल इस मामले में डीपसीक V3 मॉडल, संस्करण 3 मॉडल, और यह भविष्य में विकसित और बदल सकता है। और यहाँ पर यह आपको 2 विकल्प देता है। तर्क समस्या को हल करने के लिए डीपसीक A1 का उपयोग करें। चैट जीपीटी में याद रखें कि आपके पास O1 मॉडल है और जल्द ही O3 मॉडल आएगा, और ये रीजनिंग मॉडल हैं। चैट जीपीटी के मामले में ये रीजनिंग मॉडल प्रभार्य हैं और इनकी कीमत आपको प्रति माह लगभग 20 से $200 होगी। हालांकि गहरी तलाश के मामले में रीजनिंग मॉडल मुफ्त है। इसलिए जब आप एक प्रॉम्प्ट की कोशिश कर रहे हैं जहां आपको लगता है कि रीजनिंग बेहतर प्रतिक्रिया देगी, तो आपको इस पर क्लिक करना चाहिए। इससे गहन चिंतन हो सकेगा। रीजनिंग मॉडल और फिर खोज। यदि आप एक क्वेरी की कोशिश कर रहे हैं जिसे खोज, वेब खोज की आवश्यकता है, तो आपको इस पर क्लिक करना चाहिए। ठीक, जैसा कि मैंने पहले कहा, इन दोनों विकल्पों का भुगतान आज चैटजीपीटी में किया जाता है। हालांकि ये डीपसी में मुफ्त है। जैसा कि आप में से अधिकांश जानते होंगे कि डीपसेक एक मॉडल है जिसे जनवरी 2025 के अंत में पेश किया गया था, और यह बहुत लोकप्रिय हो गया है क्योंकि यह चैट जीपीटी के रीजनिंग मॉडल के साथ तुलनीय है और यह मुफ्त में है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ संकेतों की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि अगले व्याख्यान में हम डीपसी के साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, यह यहाँ पर है। मिलते हैं अगले एक में। धन्यवाद, अलविदा। सभी को नमस्कार। इस व्याख्यान में आपका स्वागत है, जहां हम गहरी तलाश के संकेतों के बारे में बात करेंगे। डीप सीक एक जनरेटिव एआई मॉडल है जो इनपुट लेता है और आपको आउटपुट देता है। यह चैट विकल्प से इनपुट लेता है, जहां आप संकेत देते हैं। यह प्रॉम्प्ट मॉडल के इनपुट के रूप में कार्य करेगा और इसके आधार पर मॉडल एक आउटपुट उत्पन्न करेगा। हम इसे विभिन्न स्तरों के माध्यम से देखेंगे। ये स्तर क्या हैं और यह हमें गहरे समुद्र का पता लगाने में कैसे मदद करेगा, आइए उस पर चर्चा करें। मैंने इस खंड को स्तर 0 से स्तर 6 तक विभिन्न स्तरों में विभाजित किया है। स्तर 0 बहुत ही बुनियादी होगा, जिसमें मैं सिर्फ बुनियादी प्रश्न पूछूंगा, और हम डीपसेक यूआई से परिचित होने के लिए कुछ चीज़ों की कोशिश करेंगे, और हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस स्तर में कोई सीमाएं हैं। ठीक, और स्तर 1 में हम थोड़ा तकनीकी जाएंगे। यहाँ हम बुनियादी शेल कमांड पूछेंगे ताकि हम जान सकें कि हमारे दिन प्रतिदिन के काम में गहरी तलाश का उपयोग कैसे करें। स्तर 2 में हम कुछ जटिल शेल कमांड पूछेंगे और हम देखेंगे कि क्या यह हमें सही प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। और यहाँ पर स्तर 3 में हम इसे अपना पहला कार्यक्रम बनाने के लिए कहेंगे। हम डीपसेक से हमें एक पाइथन प्रोग्राम देने के लिए कहेंगे। और फिर स्तर 4 में हम डीपसेक से हमारे लिए
एक जटिल कार्यक्रम बनाने के लिए कहेंगे और हम इसे तकनीकी दस्तावेज बनाने और हमें यूनिट टेस्ट केस भी देने के लिए कहेंगे। और फिर स्तर 5 बहुत बहुत दिलचस्प होगा। यहाँ हम डीपसीक को हमारे सहकर्मी, हमारे संरक्षक और हमारे सहायक बनने के लिए कहने जा रहे हैं, जो एंड टू एंड HDLC में हमारी मदद करेंगे। इसलिए हम इसे हमारे AWS आर्किटेक्ट बनने के लिए कहेंगे, जो डिज़ाइन में हमारी मदद करेगा। हम इसे अपना डिवॉप्स बनने के लिए कहेंगे और हमारे लिए टेराफॉर्म कोड बनाएंगे। हम इसे अपना QA होने के लिए कहेंगे और हम अपने लिए दस्तावेज करने के लिए भी कहेंगे। इसलिए हम इसे SDLC में कुछ भी और हर संभव करने के लिए कहेंगे। इसलिए स्तर 5 बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है और लेवल 6 में हम इसे दूसरे स्तर पर ले जाएंगे। यहाँ हम करियर निर्माण के महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करेंगे, जैसे कि हमें साक्षात्कार के लिए तैयार करने और हमारे लिए फिर से शुरू करने के लिए कहना। तो आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो इस व्याख्यान में बस इतना ही। स्तर 0 में मिलते हैं। धन्यवाद। अलविदा। सभी को नमस्कार। डीपसीक संकेतों में से एक स्तर में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम डीपसीक से कुछ तकनीकी आउटपुट प्राप्त करने का प्रयास करने जा रहे हैं। इसलिए हम कुछ संकेत देंगे और हम डीपसीक से हमारे लिए शेल स्क्रिप्ट या शेल कमांड बनाने के लिए कहेंगे, बेसिक कमांड। तो उसके लिए चलिए नई चैट पर चलते हैं और यहाँ पर हम अपने संकेत देंगे। और पहला संकेत, मुझे एक शेल कमांड दें अक्षर A से शुरू होने वाली सभी फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए। चलो इसे निष्पादित करते हैं। आप अक्षर A से शुरू होने वाली सभी फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए वाइल्ड कार्ड के संयोजन में ls कमांड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, रुको, ls 1 सितारा। अच्छा स्पष्टीकरण, बहुत अच्छा। यदि आप केवल फाइलों को सूचीबद्ध करना चाहते हैं, निर्देशिकाओं को नहीं, तो आइए A से शुरू करें। आप ls-b a* का उपयोग कर सकते हैं। ग्रिप -v/आउटपुट को अनदेखा करना है, जो निर्देशिका है। ठीक है, p निर्देशिका नामों में एक स्लैश जोड़ता है। ठीक है, और यदि आप सभी उपनिर्देशिकाओं में पुनरावर्ती रूप से खोज करना चाहते हैं, तो आप इस खोज डॉट डॉट का उपयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वर्तमान निर्देशिका प्रकार f फाइल नाम है और फिर माइनस नाम एक स्टार है। अति विस्मयकारी। इसलिए इसने सभी परिदृश्यों पर विचार किया है और हमें आउटपुट दिया है। बहुत अच्छा। इसलिए हमें यह आउटपुट पसंद करना चाहिए। अति विस्मयकारी। इसलिए इसने इस बुनियादी आदेश के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक, तो चलिए जारी रखते हैं और कुछ और प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न, और इसे हमारे लिए शेल कमांड उत्पन्न करने के लिए कहें। अगला, मुझे निर्देशिका अस्थाई से अस्थाई तक सभी ढेर कॉपी करने के लिए शेल कमांड देता है। तो हमारा प्रॉम्प्ट तैयार है। आइए इसे निष्पादित करें और परिणाम देखें। सभी फाइलों को अस्थायी निर्देशिका से देव निर्देशिका में कॉपी करें। आप cp कमांड का उपयोग कर सकते हैं। एक कमांड अच्छा बैश cp-r है। ठीक है, बहुत अच्छा। r का अर्थ पुनरावर्ती रूप से है, इसलिए इसने इसे भी समझाया है। temp/start to dev start। ठीक, अच्छा। यदि देव निर्देशिका मौजूद नहीं है तो आदेश विफल हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो आप इसे पहले mkd या dev का उपयोग करके बना सकते हैं। बहुत अच्छा। तो यह बहुत अच्छी पकड़ है और इसने हमें ओवरराइट करने से पहले इंटरैक्टिव पुष्टि के लिए उपयोग आई विकल्प बनाने के लिए कहा है, या पहले उस निर्देशिका को बनाने के लिए mqd और dev का उपयोग करें। यदि आप केवल उन फाइलों को कॉपी करना चाहते हैं जो अस्थाई से देव तक निर्देशिका नहीं है, तो आप cp अस्थाई स्टार देव का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ यह -r विकल्प का उपयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह अंतर ठीक है। बहुत अच्छा आउटपुट है। ठंडक। अब हमारे अंतिम कमांड से पूछें और देखते हैं कि यह कैसे फिट बैठता है, जो मुझे सभी फाइलों को हटाने के लिए शेल कमांड देता है अस्थायी क्षेत्र से। आइए देखें कि यह कैसे जाता है। हमारा संकेत तैयार है। चलो इसे निष्पादित करते हैं। ठीक है, अस्थायी निर्देशिका से सभी फाइलों को हटाने के लिए आप rm कमांड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कमांड है rm-rf। बहुत अच्छा। अस्थायी /r, इसलिए इसे स्पष्टीकरण के रूप में दिया गया है।
आर पुनरावृत्ति है। एफ जबरदस्ती संकेत या पुष्टि के बिना हटाने के लिए मजबूर है। ध्यान दें, यह कमांड उनके बजाय सभी फाइलों और उपनिर्देशिकाओं को हटा देगा। इसका उपयोग करते समय सावधान रहें, क्योंकि डेटा को आसानी से पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छा, तो यह हमें चेतावनी भी दे रहा है, जो बहुत अच्छा है। और यदि आप इसकी सामग्री के साथ अस्थायी निर्देशिका को हटाना चाहते हैं, तो आप इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। अतिविस्मयकारी, तो यह भी बहुत अच्छा है, तो आपको यह पसंद करना चाहिए। और यह स्तर 1 में बहुत अधिक है। मैं इसका नाम बदलकर स्तर 1 कर दूंगा। अगले एक में मिलते हैं। धन्यवाद, अलविदा। सभी को नमस्कार। डीप सी संकेतों के स्तर 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम कुछ शेल कमांड पूछने जा रहे हैं। ये कमांड जटिल होंगे। स्तर 1 में भी हमने कुछ शेल कमांड पूछे, लेकिन वे बहुत सीधे थे। अब चैट पर चलते हैं और यहाँ पर मैं शेल स्क्रिप्ट कमांड या प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करूंगा जो मेरे पास है। इससे हमारा समय बचेगा। तो यह पहला है, रूट निर्देशिका से क्रेडिट या कार्ड वाली फाइलों को खोजने के लिए मुझे एक शेल कमांड दें। चलो इसे चलाते हैं। आप रूट निर्देशिका से शुरू होने वाले शब्द क्रेडिट या कार्ड वाली फाइलों की खोज करने के लिए खोज के साथ संयुक्त ग्रैब कमांड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आदेश है, बहुत अच्छा, -r -l -e और क्रेडिट पाइप कार्ड। पाइप का मतलब R है। -r पुनरावर्ती रूप से है। -l केवल फाइल नामों को सूचीबद्ध करता है। ई विस्तारित नियमित अन्वेषण सक्षम करें। ठीक और तर्क के लिए पाइप के उपयोग की अनुमति दें। ठीक, ठंडक। इस कमांड को निष्पादित करने में लंबा समय लग सकता है क्योंकि यह संपूर्ण फाइल सिस्टम को खोजता है। तो यह एक चेतावनी है। ठीक, अच्छा। अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिए सूडो के रूप में कमांड चलाते समय सतर्क रहें। फिर एक चेतावनी, सूडो एक सुपर उपयोग करता है और यदि आप खोज को विशिष्ट फाइल प्रकारों तक सीमित करना चाहते हैं, एग्जाम्पल txt, तो आप खोज को ग्रैब के साथ जोड़ सकते हैं। तो इसने कमांड दिया है जो जोड़ती है, खोजती है और फिर यह सही करती है। यह पहला टुकड़ा सभी फाइल नामों का आउटपुट देगा जो star.txt एक्सटेंशन txt है, और फिर इसके शीर्ष पर इस कमांड को निष्पादित करें। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यह बहुत अच्छा आउटपुट है। मुझे वास्तव में यह पसंद आया। इसने सभी परिदृश्यों पर विचार किया और तदनुसार आउटपुट दिया। अतिविस्मयकारी। चलो इसे पसंद करते हैं। अब मैं अगले कमांड पर जाऊंगा जिसे हम डीपसी से जनरेट करना चाहते हैं। मेरे प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करें जो मुझे उन फाइलों को खोजने के लिए शेल कमांड देता है जो आकार में 10 GB से अधिक हैं। आइए इसे देखते हैं। रूट निर्देशिका से शुरू करके आकार में 10 GB से बड़ी फाइलों को खोजने के लिए आप कमांड ढूंढने का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ शेल कमांड है। ठीक, /रूट प्रकार, फाइल प्रकार और आकार प्लस 10 GB खोजें। ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक है, यह कमांड आपके फाइल सिस्टम के आकार के आधार पर निष्पादित करने के लिए फाइल ले सकता है। यदि आप कुछ निर्देशिकाओं को बाहर करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए आप प्रून के साथ पथ विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, यह फिर से विवरण में चला गया और कई और विकल्प दिए। और यदि आप फाइल आकार को मानव पठनीय प्रारूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आप आउटपुट को ls1h में पाइप कर सकते हैं। हाँ, अच्छा है। तो यह आश्चर्यजनक है। इसने सभी परिदृश्यों पर विचार किया है और हमें आउटपुट दिया है। बहुत अच्छा आता। अब मैं जाऊंगा और मैं इस स्तर में अंतिम संकेत का प्रयास करूंगा। कॉपी पेस्ट। पिछले 3 दिनों में बनाई गई सभी फाइलों को खोजने के लिए मुझे शेल कमांड दें। आइए इसे देखते हैं। पिछले 3 दिनों में बनाई गई सभी फाइलों को खोजने के लिए आप -ctime विकल्प के साथ खोज कमांड का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ध्यान दें कि ctime अंतिम स्थिति परिवर्तन समय को संदर्भित करता है, मेटाडेटा अनुमति या स्वामित्व जैसे बदलता है, आवश्यक निर्माण समय नहीं। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए? यदि आप विशेष रूप से पिछले 3 दिनों में संशोधित फाइलें चाहते हैं,
तो इस आदेश mtime का उपयोग करें ठीक संशोधित, और यदि आप पिछले 3 दिनों में एक्सेस की गई फाइलों को खोजना चाहते हैं तो -8 बार का उपयोग करें। बहुत अच्छा। मैंने और अगर आपको पिछले 3 दिनों में बनाई गई फाइलों की खोज करने की आवश्यकता है तो आपको फाइल सिस्टम का उपयोग करने की आवश्यकता है जो निर्माण समय का समर्थन करता है। ठीक है, इसलिए आपके फाइल सिस्टम के आधार पर आप इन आदेशों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यह बहुत आश्चर्यजनक है। मैं वास्तव में इसके द्वारा दिए गए सभी आउटपुट से खुश हूँ, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इसने सभी परिदृश्यों को संभव माना है और हमें आउटपुट दिया। अतिविस्मयकारी, अतः हम इसे फिर से लेवल 2 ओके में बदल देंगे। इस व्याख्यान में बस इतना ही। आपको स्तर 3 में मिलते हैं जिसमें हम डीपसेक से हमारे लिए पायथन कोड उत्पन्न करने के लिए कहने जा रहे हैं, और यही वह जगह है जहां मुझे लगता है कि हमें तर्क मॉडल का उपयोग करना शुरू करना चाहिए। अब तक हमने रीजनिंग मॉडल का उपयोग नहीं किया है क्योंकि यह शेल कमांड का सरल कोड जनरेशन था। अब हम जटिल चीजों में जा रहे हैं, तो चलिए रीजनिंग विकल्प का उपयोग करना शुरू करते हैं क्योंकि यह गहरी तलाश में मुफ्त है। ठीक, तो मिलते हैं अगले एक में। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। डीप सीक संकेतों के स्तर 3 में आपका स्वागत है। और जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, अब हम डीपसेक से हमारे लिए कोड जनरेट करने के लिए कहेंगे। तो चलिए इसे सक्षम करने का प्रयास करते हैं। रीजनिंग मॉडल, ताकि यह प्रॉम्प्ट को तर्क देने और हमें आउटपुट देने का प्रयास करे। अतः मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करूंगा और मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो प्रॉम्प्ट है, एक पायथन डेवलपर के रूप में एक फंक्शन लिखें जो संख्याओं की सूची में लेता है और सूची के औसत, माध्यिका और मोड को चरण दर चरण मार्गदर्शिका और स्पष्टीकरण और तकनीकी दस्तावेज भी जोड़ता है। चलो इसे चलाते हैं। अब यह सोच रहा है। ठीक है, तो गहरी तलाश के बारे में अच्छी बात यह है कि जब यह सोच रहा है तो यह भी दिखा रहा है कि यह पृष्ठभूमि में क्या करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यह ठीक कह रहा है कि मुझे एक पायथन फंक्शन लिखने की ज़रूरत है जो संख्याओं की सूची लेता है और इसे वापस करता है। पहले औसत जो सीधा है, अगला माध्यिका, ठीक है, फिर मोड, ठीक है। और यह सोच का स्तर है जो यह पृष्ठभूमि में कर रहा है। और चैटगिफ्ट, पेड V01 और अन्य रीजनिंग मॉडल के मामले में यह आपको आज तक यह नहीं दिखाता है। तो यह बहुत अच्छा है। यहाँ काफ़ी पारदर्शिता है। यह दिखा रहा है कि यह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है, यह क्या कदम उठा रहा है, और फिर यह परिणाम देगा। तो चलिए उसका इंतजार करते हैं। इसलिए यह सोचने में बहुत समय लग रहा है कि कौन सा अच्छा है। तो यह बहुत करीब है कि मनुष्य कोड कैसे लिखते हैं, है ना? उन्हें सोचने में समय लगेगा और फिर वे प्रतिक्रिया देंगे। पहले जनरेटिव एआई मॉडल, जो रीजनिंग मॉडल नहीं थे, सिर्फ अगला टोकन देते थे और रीजनिंग और थिंकिंग पर बहुत जोर नहीं दिया जाता था। अब ये रीजनिंग मॉडल अगले स्तर के हैं जिसमें यह रीजनिंग थिंकिंग करता है और फिर आउटपुट देता है। तो यह तर्क के मामले में भी परीक्षण कर रहा है और यह हमें परीक्षण कोड देने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा। हालांकि यदि आपने देखा है कि विलंबता बहुत अधिक है तो आप इसका उपयोग रियल टाइम प्रतिक्रियाओं के लिए नहीं कर सकते हैं। यह उपयोग के मामले पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए इसने उत्तर प्रिंट करना शुरू कर दिया है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें पायथन फंक्शन लिखना होगा जो संख्याओं की सूची की गणना करता है। ठीक है, दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण साझा कर रहा है। दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, यह ठीक है। और फिर समाधान कोड। आइए देखें कि औसत, माध्यिका, मोड, ठीक, अच्छा, और तकनीकी दस्तावेज, बहुत अच्छा, और कुछ उदाहरण भी। यह एक उदाहरण है। औसत, माध्यिका, मोड, उदाहरण 2, उदाहरण 3, बहुत अच्छा, एक स्पष्टीकरण भी, अच्छी, वास्तव में अच्छी प्रतिक्रिया, और हम यही उम्मीद कर रहे थे। भले ही उदाहरण मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, जो वास्तव में अच्छा है, साथ ही प्रलेखन के लिए एक अच्छा अतिरिक्त उद्देश्य। बहुत अच्छा, तो चलिए अब इसे ट्विक करने की कोशिश करते हैं। आइए देखें कि क्या यह हमें बेहतर कोड देने में सक्षम है या यदि कोड पहले से ही अच्छा है। अतः मैं अपना अगला प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करूंगा जो कृपया कोड को रिफैक्टर करें और सर्वोत्तम समय जटिलता दें। फिर से हम रीजनिंग मोड का उपयोग करेंगे और देखते हैं
कि यह कैसे रीजन करता है और आउटपुट पाता है। मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि इसे उत्पन्न कोड की तुलना करनी होगी और विभिन्न विकल्पों के बारे में सोचना होगा। यह गहरी तलाश के साथ मुद्दा है, खासकर तर्क मॉडल के साथ। इसमें बहुत समय लगता है और कभी-कभी यह समय समाप्त हो जाता है। आइए इसे फिर से कोशिश करें, अन्यथा हम रीजनिंग विकल्प को अनदेखा कर देंगे और पुनः प्रयास करेंगे। तो यह निष्पादित करना शुरू कर दिया है, यह अच्छा है। यहां देखो, मुझे सोचने दो। ठीक, तो यह वास्तव में एक सोच तर्क मॉडल है। अतिविस्मयकारी, ठीक है। तो यह आउटपुट के साथ आ रहा है और यह दृष्टिकोण भी साझा कर रहा है। औसत सभी तत्वों का योग करता है और ON पर पहले से ही इष्टतम विभाजित करता है। सूची को क्रमबद्ध करें और मध्य तत्वों को ढूंढें। तो ऐसा लगता है कि इसने माध्यिका और मोड में बदलाव किए हैं। अच्छा, ठीक है। इसलिए इसने कोड में कुछ बदलाव किए हैं और तकनीकी दस्तावेज भी अपडेट किए गए हैं और इसने समय जटिलता को जोड़ा है। ठीक है, बहुत अच्छा। और इसे स्पष्टीकरण के रूप में भी दिया जाता है। अतिविस्मयकारी। अब इस स्तर का अंतिम संकेत देते हैं जो यूनिट परीक्षण मामलों को उत्पन्न करना है। इसलिए डेवलपर्स के रूप में हमें यूनिट टेस्ट केस जनरेट करना होगा, हमें यूनिट टेस्ट केस बनाने होंगे। हालांकि क्या होगा अगर यह सहायक हमें उन यूनिट परीक्षण मामलों को देता है? तो आइए यह देखने की कोशिश करें कि क्या यह हमें इसके लिए यूनिट टेस्ट केस देता है। और मैं अभी के लिए तर्क बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूनिट टेस्ट मामलों को उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे तर्क की आवश्यकता है। इससे हमारा समय बचेगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ यूनिट टेस्ट मामले हैं। टेस्ट गणना आंकड़े, यूनिट टेस्ट, ठीक है। टेस्ट सम लंबाई सूची, टेस्ट डुप्लीकेट नंबर, टेस्ट मल्टीपल मोड। एकल तत्व सूची का परीक्षण करें, ऋणात्मक संख्याओं का परीक्षण करें, वाह वाह। मिश्रित संख्याओं का परीक्षण करें, टेस्ट फ्लोट्स रिक्त सूचियों का परीक्षण करें, अतिविस्मयकारी। सभी समान संख्याओं का परीक्षण करें, वाह वाह। बड़ी संख्या का परीक्षण करें, शानदार। और यह परीक्षण मामलों की व्याख्या भी दे रहा है, अतिविस्मयकारी। तो इसने 11 परीक्षण मामले लिखे हैं और परीक्षण चला रहे हैं। परीक्षण कैसे चलाना है इसने हमें वह भी दिया है, अतिविस्मयकारी। चलो इसे पसंद करते हैं। तो अब इस स्तर में हमने जो देखा वह यह है कि हम रीजनिंग मॉडल का उपयोग करते हैं जब आवश्यक हो और जब आवश्यक न हो हम इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह हमें तेजी से प्रतिक्रिया देगा और सर्वर के व्यस्त होने के कारण प्रतिक्रिया नहीं मिलने की संभावना कम होगी। आइए इसका नाम बदलें। ठीक, तो यह इस स्तर 3 में है। तो स्तर 4 में जहां हम दीप से पूछने जा रहे हैं, हमारे लिए एक जटिल कार्यक्रम तैयार करना चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक में। अलविदा। हमारे संकेतों के स्तर 4 पर आपका स्वागत है। यहाँ स्तर 4 में हम उम्मीद करेंगे कि डीपसेक हमें ऐसे कार्यक्रम देगा जो अधिक जटिल हैं। तो संकेत यह है कि मैं जावास्क्रिप्ट में कठपुतली का उपयोग करके पूरी वेबसाइट से डेटा को पुनरावर्ती रूप से परिमार्जन करना चाहता हूं। कृपया मुझे उसी के लिए कोड दें। तो मुझे इसके लिए कोड चाहिए और चलो सोच क्षमता का उपयोग करें और देखें कि यह कैसे जाता है। ठीक, हम इसे चलाएंगे। सोचने में समय लगने वाला है, क्योंकि हमने एक ऐसा कार्य करने के लिए कहा है जो थोड़ा जटिल है। सर्वर व्यस्त है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। आइए संपादित करें और इसे फिर से भेजें। अगर हमें अभी एरर मिलता है तो हम रीजनिंग मॉडल के बिना जाएंगे। सर्वर व्यस्त है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। आइए इस तर्क को हटा दें, संपादित करें और फिर से भेजें। चैट जीपीटी में फिर से चलाने के लिए एक बटन था, यहां हमारे पास नहीं है। तो यह कह रहा है कि यह एक जटिल कार्य है, विशेष रूप से वेबसाइट में बड़ी संख्या में पृष्ठ या गतिशील सामग्री है। नीचे मूल उदाहरण दिया गया है कि आप इस समस्या से कैसे संपर्क कर सकते हैं। यह उदाहरण मानता है कि वेबसाइट की एक सुसंगत संरचना है
और अन्य पृष्ठों के लिंक उसी डोमेन में पाए जा सकते हैं। कठपुतली नोड.js पूर्व आवश्यकताएं ठीक, तो npm कठपुतली स्थापित करें। कोड उदाहरण ठीक। पृष्ठों से सभी लिंक निकालें। ठीक, अच्छा। खुलासा विजिट किए गए URL रेंगना पृष्ठ रेंगना वेबसाइट URL प्रारंभ करें। महत्वपूर्ण विचार, किसी भी वेबसाइट को स्क्रैप करने से पहले robots.txt का सम्मान करें। हाँ, अच्छा है। इसलिए किसी भी वेबसाइट के लिए robots.txt आपको बताता है कि आप किन सभी पृष्ठों को परिमार्जन कर सकते हैं और कौन से आपको नहीं करना चाहिए। दर सीमित सर्वर लोड का ध्यान रखें। सर्वर को भारी करने से बचने के लिए देरी या दर सीमित लागू करें। अच्छा, ठीक। तो यह अच्छा लगता है। तो यह वह आउटपुट है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। हालांकि हमें यह रीजनिंग मॉडल से नहीं मिला, वह ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिली। बहुत अच्छा। अब इस कोड में कुछ चीजें बदलते हैं। तो यहाँ यह कठपुतली का उपयोग कर रहा है। अब हम इस कोड की घोषणा करेंगे और इसे कुछ और उपयोग करने के लिए कहेंगे। तो कठपुतली एक ऐसी चीज है जो वेब पेज को आमंत्रित करती है और यह डेटा प्राप्त करने की कोशिश करती है, जबकि नोडफेच जैसे कुछ अन्य विकल्प हैं जो पृष्ठभूमि में काम करते हैं और यह कम संसाधन गहन है। तो चलिए डीपसेक को इसे बदलने के लिए कहते हैं और मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करूंगा। कठपुतली के बजाय नोडफेच का उपयोग करें। आइए देखें कि क्या यह उस कोड को बदलता है और हमें अद्यतन प्रतिक्रिया देता है। यदि आप कठपुतली के बजाय नोडफेच का उपयोग करके वेबसाइट को पुनरावर्ती रूप से परिमार्जन करना चाहते हैं, तो आप प्रत्येक पृष्ठ की HTML सामग्री प्राप्त करके और पाठ और डेटा निकालने के लिए इसे पार्स करके ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, हालांकि नोडफेच स्थिर सामग्री तक सीमित है और कठपुतली की तरह जावास्क्रिप्ट रेंडर की गई सामग्री को संभाल नहीं सकता है। हाँ, यह नोडफेच की एक खामी है। यह आपको जावास्क्रिप्ट रेंडर किए गए आउटपुट नहीं देगा। ठीक पूर्व आवश्यकताएं नोडफेच और चीरियो स्थापित करती हैं। इसके लिए चीरियो की ज़रूरत होती है। ठीक, इसलिए उसने कोड में बदलाव किए हैं। बहुत अच्छा। पृष्ठ की HTML सामग्री प्राप्त करें। पृष्ठों से डेटा निकालें। हाँ, अच्छा है। सभी लिंक निकालें। केवल एक ही डोमेन से लिंक शामिल करने के लिए फिल्टर करें। ओह, बहुत अच्छा। तो यह विशिष्ट समस्या है जिसका हम सामना करते हैं जब हम स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं कि आपको अन्य डोमेन के लिंक भी मिलते हैं। इसलिए इसने सक्रिय रूप से इसका ध्यान रखा है। बहुत अच्छा। प्रत्येक लिंक को पुनरावर्ती रूप से परिमार्जन करें। स्क्रिप्टिंग शुरू करने के लिए मुख्य कार्य अच्छा, और हमारे पास बहुत अच्छी व्याख्याएं भी हैं। मुख्य विचार ठीक, हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। दर सीमित ठीक, अच्छा। रिपोर्ट्स.txt हमें फिर से वह चेतावनी मिली। एक उदाहरण ठीक, हमें इसे इसी तरह चलाना चाहिए। बहुत अच्छा। तो यह वह आउटपुट है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। बहुत अच्छा, हम इसे पसंद करेंगे और अब हम इसे एक स्तर आगे ले जाएंगे। हम इसे यूनिट टेस्ट केस और तकनीकी दस्तावेज देने के लिए कहेंगे और देखेंगे कि क्या यह देने में सक्षम है। मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करूंगा जो है मुझे इस कार्यक्रम के यूनिट परीक्षण मामलों और तकनीकी दस्तावेज दें। पहले यूनिट परीक्षण मामलों की संख्या सूचीबद्ध करें और फिर उसके लिए कोड दें, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि यह कितने यूनिट टेस्ट केस जनरेट कर रहा है। सर्वर व्यस्त है। गहरी तलाश के साथ यही मुद्दा है। यहाँ तक कि जब हम तर्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तब भी यह हमें यह त्रुटि दे रहा है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं। चलो ठीक, देखते हैं। अंत में 4 बार कोशिश करने के बाद मुझे कुछ मिला जो वेब स्क्रैपर प्रोग्राम टेस्ट मामलों के लिए यूनिट टेस्ट केस है। 1 2 3 4 5 6 यूनिट टेस्ट केस। टेस्ट कोड परीक्षण केस नंबर 1 सत्यापित करें कि स्क्रैप पेज फंक्शन फेच और पार्स करता है। टेस्ट केस नंबर 2 इसी तरह 3 4 5 और 6 महान। तो यह बहुत अच्छा है। और फिर तकनीकी दस्तावेज भी ठीक। बहुत अच्छा। सीमाओं जावास्क्रिप्ट को संभाल नहीं सकता।
ठीक भविष्य में सुधार दर सीमित जोड़ें। गतिशील सामग्री को स्क्रैप करने के लिए समर्थन, उदाहरण कठपुतली का उपयोग करना। स्क्रिप्ट डेटा को किसी फाइल या डेटाबेस में निर्यात करें। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या मैं इसे बढ़ाता हूं और इसे अधिक यूनिट परीक्षण मामलों को उत्पन्न करने के लिए कहता हूं, यदि यह देने में सक्षम है। यह यहां पर मेरा आखिरी संकेत होगा, जो मुझे 5 और यूनिट टेस्ट केस दे रहा है। सर्वर व्यस्त, चलो फिर से कोशिश करते हैं। लगातार सर्वर टाइम आउट त्रुटि प्राप्त करना। यह दीपसीक के साथ एक मुद्दा है जो मुझे आशा है कि यह बहुत जल्द हल हो जाएगा। हम फरवरी 2025 की शुरुआत में इन मुद्दों को प्राप्त कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इसे सुलझाने में सक्षम होंगे और हमें सहज अनुभव मिलेगा। ठीक है, इसे फिर से चलाने की कोशिश करें और देखें कि क्या हमें इस बार प्रतिक्रिया मिलती है, और हम इसे फिर से 5 और यूनिट परीक्षण मामले देने के लिए भेजेंगे। वेब स्क्रैपर प्रोग्राम की कार्यक्षमता और मजबूती को और मान्य करने के लिए यहाँ 5 अतिरिक्त यूनिट परीक्षण मामले हैं। ठंडक, और ये परीक्षण मामले किनारे के मामलों और अतिरिक्त परिदृश्यों को कवर कर सकते हैं जिन्हें परीक्षणों के प्रारंभिक सेट में संबोधित नहीं किया गया था। ठीक, टेस्ट केस 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है, और अतिरिक्त इकाई परीक्षण कोड। इसलिए यह हमें इन सभी परीक्षण मामलों के लिए कोड दे रहा है। ठीक, और यहाँ हम टिप्पणी देख सकते हैं। टेस्ट केस 7 ठीक है, ठंडक, टेस्ट केस 8, टेस्ट केस 9, और हम देखेंगे कि टेस्ट केस 10 अभी उत्पन्न हो रहा है। ठीक, और अब टेस्ट केस 11, इसके साथ सभी टेस्ट केस कोड जनरेट हो गए हैं और यह अब हमें स्पष्टीकरण दे रहा है। तो ये परीक्षण मामले क्या हैं और इसका उद्देश्य, और कुल अद्यतन इकाई परीक्षण मामले 11 हैं। और अब परीक्षणों को ठीक से कैसे चलाया जाए। ठंडक, तो यह गहरी तलाश संकेतों के स्तर 4 में है। इसलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्याख्यान में। अलविदा। सभी को नमस्कार। डीपसीक प्रॉम्प्ट के स्तर 6 में आपका स्वागत है, जहां हम करियर निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। मैं अपना पहला संकेत कॉपी पेस्ट करूंगा, जो यह वाला। मैं 5 साल के अनुभव के साथ एक डेटा विश्लेषक हूं। कृपया मेरे लिए एक बायोडाटा जनरेट करें। 3 नमूना प्रोजेक्ट जोड़ें, 2 बड़े डेटा पर और एक मशीन लर्निंग पर ऑज कौशल का विशेष उल्लेख जोड़ें। आइए इसे देखते हैं। उत्पन्न करने के लिए यहाँ 5 साल के अनुभव के साथ डेटा विश्लेषक के लिए एक पेशेवर फिर से शुरू किया गया है। मशीन सीखने के साथ साथ एडब्ल्यूएस कौशल में बड़े डेटा को हाईलाइट करना। ठीक है, आपका पूरा नाम, आपका पता, पेशेवर सारांश। जटिल डेटासेट से कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि निकालने में अनुभव की आग के साथ डेटा विश्लेषक, बड़ी डेटा प्रौद्योगिकियों, ईमेल और क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे एडब्ल्यूएस ब्ला 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 में कुशल। बहुत अच्छा। तकनीकी कौशल, प्रोग्रामिंग भाषाएं पायथन, एसक्यूएल, आर भी, बिग डेटा टूल्स, हेडूप, स्पार्क, हाइव, मशीन लर्निंग, स्किट-लर्न, टेंसोफ्लो, पैंडर्स, नम्पी, गर्ट। क्लाउड प्लेटफर्महरू ऑज, S3, H2, रेडशिफ्ट, ग्लू, अथीनर, सेजमेकर। डाटा विजुअलाइजेशन उपकरणहरू, डाटाबेस र जपाइटर नोटबुक, डॉकर र गिट जस्ता अन्य उपकरणहरू। डेटा विश्लेषक, जूनियर डेटा विश्लेषक, परियोजनाओं, बिग डेटा के रूप में व्यावसायिक अनुभव। स्पार्क और एडब्ल्यूएस के साथ वास्तविक समय प्रसंस्करण, बड़ा डेटा, हैडूप और हाइव का उपयोग करके ग्राहक विभाजन। मशीन लर्निंग, भविष्य कहने वाला रखरखाव और विनिर्माण उपकरण। अच्छा, बहुत अच्छा। शिक्षा, प्रमाण पत्र, ऑज प्रमाणित डेटा विश्लेषक, गूगल डेटा विश्लेषक व्यावसायिक प्रमाण पत्र, और माइक्रोसॉफ्ट भी। ठीक है, इसलिए आप जो भी प्रमाण पत्र और उपलब्धियां जोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यह बहुत आश्चर्यजनक है। यह एक तरह का हकदार है। चलो इस तरह से। तो यह है कि आप अपना रिज्यूमे कितनी आसानी से जनरेट कर सकते हैं। बेशक यह सिर्फ एक टेम्पलेट है और आपको इसे संपादित करना होगा, कुछ चीजें जोड़नी होंगी, और यदि आप उदाहरण के लिए अधिक मात्रा निर्धारित करना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि आपने यह योगदान दिया है और आप द्वारा व्यावसायिक निर्णय लेने में सुधार करते हैं। आप एसक्यूएल प्रश्नों को अनुकूलित करते हैं, निष्पादन समय को कम करते हैं।
यह वास्तव में अच्छा है, तो आप इसे एक संदर्भ के रूप में ले सकते हैं और अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। ठीक, तो यह पहला है और अब दूसरे प्रॉम्प्ट पर चलते हैं। मैं उस पेस्ट को कॉपी करूंगा जो है। डेटा विश्लेषकों के लिए मुझसे 5 आसान और 5 कठिन साक्षात्कार प्रश्न पूछें और मुझे उत्तर दें। सर्वर व्यस्त है, बाद में पुनः प्रयास करें। ठीक है, हम फिर से कोशिश कर रहे हैं। सर्वर फिर से व्यस्त है, इसलिए यह बहुत निराशाजनक है। ठीक है, आइए इस रीजनरेट विकल्प का उपयोग करके इसे फिर से पुनः उत्पन्न करने का प्रयास करें जो नया जोड़ा गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें इस बार प्रतिक्रिया मिलती है। प्रसंस्करण और यहाँ आउटपुट है। ठंडक, तो यहाँ नमूना उत्तरों के साथ डेटा विश्लेषकों के लिए 5 आसान और कठिन साक्षात्कार प्रश्नों का मिश्रण है। ठीक है, बहुत अच्छा। सबसे पहले यह आसान साक्षात्कार प्रश्न है और यह इस बात से शुरू होता है कि पर्यवेक्षित और असुरक्षित सीखने में क्या अंतर है। फिर डेटा सेट में लापता डेटा को कैसे संभालना है, एसक्यूएल में शामिल होना क्या है, और अगला यह है कि डेटा विजुअलाइजेशन या इस पी वैल्यू का महत्व क्या है और आप इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक, अब सवालों का अगला सेट कठिनाई साक्षात्कार प्रश्न। आप रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए डेटा पाइपलाइन कैसे डिजाइन करते हैं। रोचक, अगला एक मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग की अवधारणा की व्याख्या करता है। आप इसे कैसे रोकेंगे। मुश्किल ओवरफिटिंग में आप धीमी गति से चलने वाली एसक्यूएल क्वेरी को कैसे अनुकूलित करेंगे। आप एक गैर तकनीकी हितधारक को एक जटिल मशीन लर्निंग मॉडल कैसे समझाते हैं। ठीक है, तो यह दिलचस्प लगता है। आसान और कठिन सवाल, और इसने हमें जवाब भी दिए हैं। ठीक है, आइए इस व्याख्यान में और इस खंड में हमारे अंतिम संकेत का प्रयास करें, जो पिछले 5 वर्षों से AWS क्लाउड पर काम कर रहे डेटा विश्लेषकों के लिए मुझसे 5 कठिन प्रश्न पूछे। इसलिए इसमें डेटा एनालिस्ट के मामले में OZ क्लाउड का अधिक फ्लेवर होना चाहिए। आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ AWS क्लाउड पर काम करने के 5 साल के अनुभव के साथ डेटा विश्लेषक के लिए तैयार किए गए 5 कठिन प्रश्न हैं। ठंडक, आइए इसे देखते हैं। आप डेटा के टेराबाइट्स वाली कंपनी के लिए AWS पर एक स्केलेबल डेटा विश्लेषण समाधान कैसे डिजाइन करेंगे। बहुत अच्छा, जवाब भी अच्छा लग रहा है। इसे हासिल करने के लिए टेस्ट को कई अच्छी सेवाएं माना जाता है। इसके बाद संवेदनशील डेटा के साथ काम करते समय आप डेटा सुरक्षा और अनुपालन कैसे सुनिश्चित करेंगे। KMS, क्लाउड ट्रेल, क्लू, डेटाप्रूफ डेटा मास्किंग के लिए। ठीक है, अच्छा लगता है। अगला यह है कि आप AWS पर डेटा एनालिटिक्स पाइपलाइन के लिए लागत का अनुकूलन कैसे करेंगे। OZ पर रियल टाइम स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स को हैंडल करें। और अंत में आप AWS पर मशीन लर्निंग मॉडल कैसे बनाएंगे और तैनात करेंगे। रोचक, ठंडक, यह वास्तव में अच्छा है। तो चलो इसे पसंद करते हैं। इस व्याख्यान में हमने देखा कि हम डीपसेक का उपयोग कैसे कर सकते हैं और पूरे खंड में स्तर 0 से स्तर 6 तक हमने देखा कि हम डीपसेक का उपयोग कैसे कर सकते हैं। वाहक निर्माण में हमारी मदद करने के लिए हमें बुनियादी शेल कमांड देने के लिए कहना। तो यह इस खंड में यहाँ पर है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। मिलते हैं अगले एक में। धन्यवाद, अलविदा।